हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज थोड़ी मस्ती की जाए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी मैं आपको चित्रों के माध्यम से सुनाऊंगी, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ी मस्ती की जाए। यह कहानी आपकी ही पाठ्य पुस्तक वसंत की है, जो कामता नाथ जी द्वारा लिखी गई है। और इस कहानी का नाम है लाख की चूड़ियाँ। बच्चों, लाख से कई तरह की वस्तुएं बनती हैं, जैसे चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, लाख की गोलियाँ। और लाख से बनने वाली वस्तुएं अधिकतर उत्तर प्रदेश में बनती हैं। तो यहाँ पर लाख से बनने वाली चूड़ियों और इन चूड़ियों को बनाने वाले एक व्यक्ति की कहानी है। यह व्यक्ति जो है उसका नाम है बदलू। बदलू पेशे से मनिहार है। मनिहार मतलब जो चूड़ी बनाने का काम करता है। बदलू के पापा दादाजी भी इसी व्यवसाय से जुड़े हुए थे और बदलू ने भी उसे इस व्यवसाय में इतनी रुचि थी कि उसने भी अपनी आजीविका का स्रोत इसी व्यवसाय को बनाया। और जो दूसरे पात्र हैं जो यहाँ मच्छिया में बैठे हुए हैं, छोटे से बच्चे, ये स्वयं लेखक हैं। स्वयं लेखक ने ही इस कहानी को उनके बचपन के अनुभवों को, बचपन के संस्मरण को उन्होंने कहानी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें वर्तमान युग और प्राचीन युग के बीच का जो अंतर है वह बताना चाह रहे हैं। वह यह बताना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जब सारे काम मशीनों से होने लग गए हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो यह अच्छा है, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। उसी तरह मशीन से जब सब काम हो रहे हैं तो उसके भी कुछ नकारात्मक पहलू हैं। तो यहाँ पर वही नकारात्मक पहलू कि मशीन के काम से कितने लोगों का रोजगार छिन गया है, लोगों की आजीविका पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वो हम सबके सामने यहाँ पर इसी एक धारणा को प्रस्तुत कर रहे हैं। जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जब वह छोटे थे, बच्चे थे, तो वे अक्सर ही अपने नानी गांव जाया करते थे। आप सबको पता है नानी गांव जाना बच्चों को कितना ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि नानी गांव में नाना नानी बहुत प्रेम करते हैं। वहाँ पर वह फ्री रहते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो सारे ही बच्चों को नानी गांव जाना इसलिए बहुत पसंद होता है। तो लेखक बताते हैं कि जब वह छोटे थे तो अक्सर ही अपने परिवार के साथ वो नानी गांव जाया करते थे। और बच्चों, जब आप नानी गांव जाते हैं तो आप वहाँ पर जो भी लोग होते हैं उन्हें या तो आप नाना नानी कह के संबोधित करते हैं या फिर मामा मामी मौसी कह के संबोधित करते होंगे। पर लेखक बताते हैं कि जब वह नानी गांव जाते हैं तो वहाँ एक मनिहार है जिसका नाम बदलू है, और वह उसे बदलू मामा न कह करके बदलू काका कहते थे। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहते थे, तो लेखक भी उन्हें बदलू काका कहकर संबोधित करने लग गए, पुकारने लग गए। जो बदलू था वो पेशे से मनिहार था। मनिहार मतलब मैंने आपको बताया, चूड़ी बनाने वाला। वह अपने घर के बाहर ही पेड़ की छांव में बैठता और वहीं पर बैठ के सामने से एक ये चौकी लगी हुई है, आप देख रहे हैं बच्चों, यहीं पर चौकी में के सामने से वो बैठ करके अपनी चूड़ी बनाने का काम करता था। और उसी के बगल में एक भट्टी दहकती थी। भट्टी की जरूरत बच्चों बदलू को चूड़ी बनाने के लिए जो लाख उसके पास थी उसे पिघलाने के लिए भट्टी की जरूरत थी। वह लाख को भट्टी में डाल के पिघलाता और फिर ये जो मुंगेरी है, ये जो आपको दिख रही है, इस मुंगेरी की सहायता से वह उस लाख को चूड़ी का आकार देता। और जब उसकी चूड़ी बन जाती तो वह उसमें
तरह तरह के रंग करके उस चूड़ी को आकर्षक बनाता और उसके बाद उस चूड़ी का वो लोगों को पहनने के लिए बेचता था। वहीं पर बच्चों देखो, ये हुक्का रखा है। पहले जमाने में जो लोग थे वो हुक्का पीते थे। हुक्का पीना मतलब तंबाकू का सेवन करते थे, तो वह इस हुक्के की मदद से करते थे। हुक्के के यहाँ पर वो अपने मुंह से फूंक मारते और तंबाकू का वो सेवन करते थे। तो बदलू का भी यही काम था। वो यहीं पर बैठ के लाख की चूड़ियाँ बनाता और उसको बहुत ही सुंदर सुंदर रंगों से सजाता था। जो लेखक थे वो छोटे बच्चे थे, तो वह अक्सर बदलू के पास आ जाते और बदलू के साथ ही बैठ के वह बदलू को काम करते हुए भी देखते थे और बदलू से बातचीत भी करते थे। बदलू लेखक को बैठने के लिए एक मचिया देता। मचिया ये छोटी सी चौकी जो जमीन से थोड़ी ऊंची होती है, और ढेर सारी बातें लेखक और बदलू किया करते थे। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बन गया था। जो लेखक थे जब बदलू से बात करते तो लेखक को तब पता चला कि जो बदलू है वो इन चूड़ियों के बदले, जो बदलू की चूड़ियाँ थी, वो इन चूड़ियों के बदले जिसको भी चूड़ी देता था वह उनसे पैसे नहीं लेता, बल्कि वह किसी न किसी वस्तु के द्वारा उस चूड़ियों का वस्तु विनिमय करता था। बच्चों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वस्तु विनिमय क्या होता है। तो बच्चों, इसका उत्तर यहीं पर छिपा है। यहीं पर से है कि जब किसी वस्तु के बदले अन्य वस्तु ली या दी जाती है तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे जो बदलू है वह अपनी लाख की चूड़ी के बदले लोगों से अनाज ले लेता, अपनी पत्नी के पहनने के लिए वस्त्र ले लेता और अपने लिए पगड़ी ले लेता और अपने बच्चों के लिए भी वस्त्र ले लेता था। वो कभी भी चूड़ियों को पैसे में नहीं बेचता था। वर्तमान में बच्चों, जब हम बाजार जाते हैं और हमें कुछ भी वस्तु खरीदनी होती है तो हम पैसे देके उसे खरीदते हैं, लेकिन प्राचीन काल में वस्तु विनिमय ही वस्तु का ही एक साधन था वस्तु के आदान प्रदान करने का। तो बदलू भी वस्तु विनिमय के ही द्वारा अपनी चूड़ियों को बेचता था। बदलू और लेखक दोनों घंटों बैठ के बातें करते। बदलू लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में, शहर के बारे में, शहर के जीवन के बारे में चर्चा करता। लेखक भी बदलू को बताता कि शहर में लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं बनाता, वहाँ तो सारी औरतें कांच की चूड़ी पहनती है। कांच की चूड़ी का नाम सुन के थोड़ा सा बदलू उग्र हो जाता। उसे कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह कहता कि लला, वह लेखक को लला कह के पुकारता था। वह लेखक से कहता कि लला, शहर की जो औरतें हैं उनके हाथ बहुत कमजोर होते हैं। बच्चों, बदलू का ये कथन कि शहर की औरतों के हाथ कमजोर होते हैं, यह दर्शाता है कि शहर की जो औरतें होती हैं उन्हें घर के अंदर का ही काम करना पड़ता है। और वह कहता कि गांव की औरतें मजबूत होती हैं, इसलिए शहर की औरतें तो लाख की चूड़ियों का वजन ही सहन नहीं कर पाएंगी। उनकी कलाइयाँ बहुत ही नाजुक होती हैं। यही दर्शा रहा है कि शहर की औरतें घर के अंदर का काम करती हैं, जिस कारण वह कमज़ोर है और वह लाख की चूड़ियों का भार सहन नहीं कर पाएंगी। जबकि गांव की औरतें घर के अंदर और बाहर दोनों जगह के काम करती हैं, वो थोड़ा सा मजबूत होती हैं शहर की औरतों की तुलना में, इसलिए वो लाख की चूड़ियाँ पहनती हैं। इसी तरह लेखक और बदलू दोनों घंटों बैठ के बातें किया करते थे। बच्चों, बदलू और लेखक में इतनी आत्मीयता थी कि बदलू के घर जब भी लेखक आते तो बदलू लेखक के लिए अपनी गाय की दूध की मलाई रखते थे, क्योंकि लेखक को मलाई खाना पसंद था। और साथ ही बदलू अपने कुटिया के चारों तरफ जो उन्होंने आम के पेड़ लगाए थे, जो उनकी आम की बगिया थी, उस बगिया के आम भी लेखक को खाने के लिए देते थे।
तो बदलू जो थे वो घर आए हुए अतिथि का बहुत ही अच्छे तरह से आदर सत्कार करते थे। यह भी कारण था कि लेखक को बदलू के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता था। पर एक बार क्या हुआ, जब लेखक अपने नानी गांव से अपने पिताजी के घर वापस गए तो उन्हें पता चला कि उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है और शहर से काफ़ी दूर है। तो लेखक अपने पिताजी के साथ ही उस जगह चले गए जहाँ पर उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था। समय व्यतीत होता गया और लेखक के पिताजी अब उसके नानी गांव से काफ़ी दूर थे, तो वह लेखक नानी गांव नहीं जा पाया। समय व्यतीत होने के साथ बच्चों, हम सब की जैसे उम्र भी बढ़ती जाती है, वैसे अब लेखक की भी उम्र बढ़ गई थी। अब लेखक बच्चे नहीं थे, बल्कि उन्होंने युवावस्था में प्रवेश कर लिया था। अब लेखक बड़े हो गए हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो जो बचपन वाले खेल हैं फिर अब हम वो नहीं करते। तो लेखक का भी व्यवहार में अंतर आ गया था, उनके खेल अब बदल चुके थे। काफ़ी लंबे समय के बाद लेखक अपने नानी गांव गए। अब उन्हें लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी। बदलू भी अब अतीत के पन्नों में कहीं उनके स्मृति पटल से भूले गए थे, तो उन्हें ना बदलू की याद आई और ना ही लाख की गोलियों की। अब जब लेखक अपने नानी गांव में घूमने जाते तो वो देखते कि अब वहाँ की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनके हाथ में कांच की चूड़ियाँ होती। वो यह गौर कर रहे थे कि अब महिलाओं के हाथ में कांच की चूड़ियाँ हैं। यहाँ तक कि खुद लेखक के मामा की बेटी भी कांच की चूड़ियाँ ही पहना करती थी। एक दिन जब हल्की बारिश हो रही थी और लेखक की मामा की बेटी आंगन में ही खेल रही थी, तो खेलते खेलते वह फिसल गई, जिस कारण उसके हाथों में जो कांच की चूड़ियाँ थी वो टूट गई। और कांच की चूड़ियाँ कांच की होने के कारण जब वह टूटी तो उन्होंने लेखक के मामा की बेटी की कलाई में जख्म कर दिया, जिससे खून निकलने लगा। लेखक के मामा उस दिन घर में नहीं थे, जिस कारण लेखक को ही अपनी छोटी बहन की मरहम पट्टी करनी पड़ी। उस दिन उन्हें बदलू, लाख की गोलियाँ, बदलू की लाख की चूड़ियाँ सभी बहुत याद आए और वह शाम को घूमते घूमते बदलू के घर की तरफ चल दिए। जब वह बदलू के घर के निकट घर में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बदलू की कुटिया अब पहले की तुलना में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मतलब बच्चों कि वह कुटिया पहले की जैसे अच्छी नहीं है, वो टूटी टूटी सी है। बदलू भी अब वृद्ध हो चुका था और वह अपने कुटिया के आगे से चारपाई में खटिया में लेटा हुआ था। बदलू की में बुढ़ापा साफ दृष्टिगोचर हो रहा था लेखक को। जब बदलू लेटा था तो लेखक ने बदलू को बदलू काका कह के आवाज़ लगाई। लेखक की आवाज़ सुनकर बदलू देखने लगा और उसने जब लेखक को अपने सामने खड़ा पाया तो वह उठ करके बैठ गया। वह आश्चर्यचकित या ऐसी नज़र से लेखक को देखने लग गया जैसे कि वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है पर पहचान नहीं पा रहा है। तभी लेखक बदलू को बताने लगे कि मैं जनार्दन हूँ। आप मुझे बचपन में लाख की गोलियाँ देते थे और मैं आपके साथ घंटों समय व्यतीत करता था। लेखक की बात सुनकर बदलू अपने अतीत की यादों में लेखक को पहचानने की कोशिश करने लगे और बहुत जल्दी ही उन्हें लेखक की याद आ गई और वो लेखक से कहने लगे कि लला, बहुत समय के बाद आना हुआ, आप नीचे मचिया में बैठिए। और लेखक भी मचिया में बैठ गए और बदलू और लेखक बातें करने लगे।
इसी बातों के दौरान लेखक ने गौर किया कि बदलू अब काफ़ी वृद्ध हो गया है। बातों ही बातों में लेखक ने बदलू से पूछा कि बदलू काका, अब आप लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाते? तो बदलू ने उत्तर दिया कि नहीं लला, अब लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता। अब सबको मशीन से बनी हुई कांच की चूड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो लेखक ने बदलू से कहा, लेकिन काका, कांच की चूड़ियाँ तो बहुत नाजुक होती हैं, जल्दी ही टूट जाती हैं। तो बदलू ने उसकी बात में हामी भरते हुए कहा कि हाँ, कमज़ोर तो होती हैं। और तभी बदलू को खांसी आ गई और वह खांसने लगा। बदलू की खांसी देख करके लेखक को लगा कि शायद वृद्धावस्था के कारण बदलू को दमा हो गया है, और बदलू भी अपनी उम्र के अनुभव के कारण लेखक की मन की व्यथा को, मन की बात को जान गया। उसने लेखक से कहा कि लला, मुझे दमा नहीं है, बस यह एक खांसी है जो कुछ दिन पहले से शुरू हुई है, कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। वे दोनों आपस में बात करते रहे, लेकिन बदलू के खांसने के बाद थोड़ी देर वहाँ पर शांत माहौल हो गया। तब लेखक ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए बदलू से पूछा कि बदलू काका, क्या अब आप गाय नहीं पालते? इस पर बदलू ने कहा कि लला, गाय को खाने के लिए खाना चाहिए, और अब मेरा रोजगार तो है नहीं जो मैं उसके खाने की व्यवस्था कर पाता, इसलिए मैंने गाय बेच दी। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बदलू ने अपनी बेटी रज्जो को जो घर के अंदर थी उसे आवाज़ लगाई और कहा कि लला आए हैं, उनके लिए घर के पेड़ के आम लेके आ जाओ। लेखक ने बदलू से कहा कि नहीं बदलू काका, बहुत आम खा लिए, अब आम खाने की इच्छा नहीं है। तो बदलू ने, देखो बच्चों, लेखक अतिथि थे बदलू के वहाँ, तो बदलू ने कहा कि नहीं, बहुत समय के बाद घर आए हो तो बिना कुछ खाए ऐसे ही तो क्या आपको मैं जाने दूंगा। और बदलू ने रज्जो को पुनः आवाज़ लगाई कि रज्जो, आम ले आओ। और रज्जो भी आम की टोकरी लेकर के बाहर को आ गई। रज्जो के हाथ में आम की टोकरी देखकर लला ने कहा, लेखक ने कहा कि इतने आम तो मैं नहीं खा पाऊंगा। तब बदलू ने रज्जो से कहा कि अच्छे अच्छे सिंदूरी आम लेखक को छाट कर दे दो। जब रज्जो लेखक को आम छाट कर दे रही थी तो लेखक की नज़र उसकी गोरी कलाई पर पड़ी, जिसमें लाख की चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और लेखक उसकी चूड़ियों को देखते ही रह गए, क्योंकि अब लाख की चूड़ियाँ महिलाओं के हाथों में नहीं दिखती थी। तो काफ़ी लंबे समय के बाद लेखक ने लाख की चूड़ियाँ किसी महिला के हाथ में देखी थी। बदलू भी लेखक की नज़रों को पहचान गया कि वह रज्जो के हाथ की लाख की चूड़ी देख रहे हैं। तो बदलू ने लेखक को बताया कि यह लाख की चूड़ियाँ मैंने जमींदार साहब के लिए बनाई थी, लेकिन जमींदार साहब ने इस चूड़ियों के मुझे मूल्य देने लगे। और वह लेखक से कहते हैं कि लला, तुमको तो पता ही है कि मैं लाख की चूड़ियाँ कभी बेचता नहीं था, मैं तो उन चूड़ियों का वस्तु विनिमय करता था। पर जमींदार साहब नहीं माने तो मैंने भी उनसे कह दिया कि नहीं, मुझे अपनी लाख की चूड़ियाँ नहीं बेचनी, अगर आपको अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ चाहिए तो आप शहरों से मंगा लो। तब बदलू की इस बात को सुनकर लेखक सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि देखो, बदलू ने जमींदार साहब के साथ समझौता नहीं किया लाख की चूड़ी के लिए। वह इतनी विषम परिस्थिति से गुजर रहा था, उसके पास व्यवसाय भी नहीं था, उसको अपने भरण पोषण करने में भी परेशानी होती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लाख की चूड़ी पैसों में बेची नहीं, क्योंकि वह हमेशा अपनी चूड़ियों का वस्तु विनिमय ही करते आए थे। लेखक को बदलू पर गर्व भी हुआ कि बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा
नहीं था जो जरा सा परेशानी आने पर, जरा सी दबाव पड़ने पर टूट जाए। वह तो वाकई लाख की चूड़ियों के जैसे मजबूत व्यक्तित्व के धनी थे। तो बच्चों, इस कहानी में से लेखक हमसे यह कहना चाहते हैं, लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि जब मशीनी युग आया तो कुछ कई मायनों में वह काफ़ी अच्छा था, पर उसका एक नकारात्मक रूप भी था। और वह यह था कि उसने कई हद से ज़्यादा कई लोगों के रोजगार उनसे छीन लिए थे। जो हाथ का काम करने वाले लोग थे, उनके रोजगार मशीनी युग आने से छिन गए थे। जैसे मोची जो हाथ से जूते बनाता है, बुनकर जो अपने हाथ से चटाई बुनता है, चूड़ी बनाने वाले मनीहार, ऐसे ही कई लोग, कई ऐसे व्यवसायी जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, मशीनी युग आने से उन सब के व्यवसाय, रोजगार उनसे छिन गए, क्योंकि अब सारी चीज़ें मशीनों से बनने लग गई। तो बच्चों, बस यह कहानी लाख की चूड़ियाँ ऐसे ही लोगों के जीवन को दर्शाती हैं जो मशीनी युग आने से बेरोजगार हो गए, उनका व्यवसाय ठप हो गया और उन्हें अपना जीवन निर्वाह करने में समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी बदलू जैसे व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, जिन्होंने किसी के आगे झुकना पसंद नहीं किया, ऐसे लोगों की भी इस कहानी के द्वारा ऐसे लोगों को भी हम पहचान सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करिए, ताकि जो अन्य विद्यार्थी हैं, जो अन्य स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद बच्चों।